हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। और यहाँ हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने लिए हैं कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चन। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये नहीं वाला जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। सेकंड में दिया है विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। थर्ड में दिया है आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। और 4 में दिया है विकास निरंतर रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और जो 4 हैं ये यहाँ पर पॉजिटिव हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएंगे। हमें देखना है यहाँ पर निगेटिव, तो निगेटिव मैच करता आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विकास के लिए केवल आनुवांशिकता ही एकमात्र कारण नहीं है, पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों का रोल जो है विकास में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये निगेटिव है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर निगेटिव देखना था। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसके सापेक्ष विकास का क्षेत्र। और बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर बुद्धि की कर रहे हैं, समस्या समाधान की कर रहे हैं और समालोचनात्मक चिंतन की कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ पर होती हैं, ये बच्चे के मस्तिष्क में होती हैं, उसके दिमाग में होती हैं। और जब बात होती है मस्तिष्क के दिमाग की तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, बात हो जाएगी यहाँ पर संज्ञान की। ये सब आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे कौशल, मूल्य और रीति रिवाज सीखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो जान लेंगे कि औपचारिक स्कूल क्या होते हैं। जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपकी कोई क्लासेस हो गई या ट्यूशन क्लासेस हो गई, ये आती हैं आपकी किसी औपचारिक संस्था के अंतर्गत। और बात होती है अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक में आ जाएगा जैसे कि बच्चा अपने आस पड़ोस में सीख लेगा, अपने घर पे सीख लेता है, या खेल के मैदान में खेल खेल में कुछ चीज़ें सीख लेता है, तो वो हो जाती है अनौपचारिक शिक्षण संस्थान। यहाँ पर आपने जान लिया औपचारिक और अनौपचारिक। तो बच्चे को कहाँ से शिक्षा मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है औपचारिक से। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा केवल स्कूल में ही सीखेगा या अपने ट्यूशन क्लासेस में ही सीखेगा, वह अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। वह खेल के मैदान से सीख सकता है, अपने घर पर सीख सकता है, अपने मित्रों के साथ सीख सकता है। तो यहाँ पर जो है ये जो दावा दिया हुआ है ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या दिया है। कारण दिया है बच्चों का सामाजिकरण एक सरल रेखा और सरल रेखीय प्रक्रिया है। यहाँ पर बात हो रही है बच्चों का जो सामाजिकरण है एक सरल और रेखिक प्रक्रिया है। जैसा बच्चा बचपन में था वैसा ही विकास उसका बुढ़ापे तक होता चला गया है। सामाजिकरण जो है यहाँ पर वक्र में होगा, ऐसा नहीं है कि जो है एक सरल रेखा में होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। तो समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यहाँ पर संतुलन। चलिए जान लेंगे आत्मसातकरण और समायोजन क्या है। आपने जो है कुछ चीज़ें पहले से सीखी हुई हैं और आप नई चीज़ें उसमें सीखते जा रहे हैं, उसमें उससे रिलेटेड नई चीज़ें जोड़ते जा रहे हैं, तो ये कहलाता है आत्मसातकरण। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि समायोजन क्या है। जब भी आप अपनी सीखी हुई चीज़ में कोई नई चीज़ जोड़ते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, अपनी सीखी हुई चीज़ में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, तो ये कहलाता है समायोजन। यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता है और यहाँ पर परिवर्तन होता है। और इन दोनों में जो अगर आप बैलेंस बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संतुलीकरण कहलाता है, संतुलन कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इसको संतुलन कहा जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि निगमनात्मक जो तर्क होता है ये किस चरण की विशिष्ट विशेषता होती है। तो ये किस चरण की विशेषता है। 1 में दिया है संवेदी गत्यात्मक चरण, सेकंड में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, थर्ड में दिया है पूर्व संक्रियात्मक चरण और 4 में दिया है मूर्त संक्रियात्मक चरण। बात किसकी हो रही है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क की, अर्थात बच्चा जो है अमूर्त चिंतन कर रहा है। तो ये जब चीज़ें बच्चा करता है तो ये कौन सा चरण होता है, आप सीधे जो है जीन पियाजे की अंतिम स्टेज जो उन्होंने दी हुई है उस पर चले जाएंगे। उन्होंने 4 स्टेज दी हैं जिसमें से लास्ट वाली क्या है 11 से शुरू हो जाती है। ये अब ऊपर की जो अवस्था है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण इसको बोला जाता है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कौन सी अवस्था में बच्चे के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं
और उनसे वह कहाँ बढ़ता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर अपनी इच्छा जाहिर करने लगता है। अनैच्छिक का मतलब होता है जिसमें उसकी इच्छा शामिल ना हो, जिसमें बच्चे को पता ही ना लगे कि वह उसकी इच्छा से हो रही है या अनिच्छा से हो रही है। बच्चा जो है ऐच्छिक क्रियाओं को करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। तो ये कौन सी अवस्था की बात हो रही है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको बोला जाता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ये अवस्था कब होती है? ये होती है बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था, इसको माना जाता है। और इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है, जैसे कि उसको भूख लग रही है, उसको रोना आ रहा है, या उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, या उसको टॉयलेट आ रहा है, उसको वॉशरूम जाना है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उसमें अनैच्छिक होती हैं। इन चीज़ों का जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को इतना पता नहीं होता है, उनको पता नहीं चलता है, ये स्वतः घटित होती रहती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, हिंज की दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहती है कि उसको पैसे चुरा लेने चाहिए थे क्योंकि उसको इनकी आवश्यकता थी। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे इस तरह की सही गलत का फैसला लेने के लिए व्यक्तिगत जरूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो ये कौन सी अवस्था है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको बोला जाता है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, अर्थात जैसे को तैसा। जैसी ज़रूरतें हैं वैसा उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे और तैसे वाला जो है फंडा चल रहा है। तो ये लॉरेंस होलबर्ग का प्रथम चरण है, जिसकी क्या एज होती है? इसको पूर्व पारंपरिक चरण भी बोला जाता है। और इसकी एज क्या होती है? इसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? तो बाल केंद्रित शिक्षा बनाने के लिए इन पॉइंटों में से कौन सा बदलाव जरूरी है? नंबर 1 में दिया है, रचनात्मक से योगात्मक की ओर जा रहे हैं। तो ये जो है एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बच्चा कैसा है? क्रिएटिव है, और यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? निष्क्रिय कर रहे हैं उसको, योगात्मक मूल्यांकन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस में बदलाव की आवश्यकता है। यहाँ पर दिया है कंठस्थ से क्रिया आधारित अधिगम की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें बदलाव की जरूरत है। बच्चे को क्या है? कंठस्थ उसको नहीं कराना है, क्रिया आधारित अधिगम की ओर बढ़ना है। तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में दिया है खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। तो यहाँ पर बच्चा जो है अन्वेषण कर रहा है, खोज कर रहा है, और उसके आधार पर उसको व्याख्यान विधि की ओर ले जाना, ये निगेटिव पॉइंट है। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर जाना, तो ये भी जो है यहाँ पर निगेटिव टैगवर्ड है। मैंने टैगवर्ड की क्लास कराई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए। उस टैगवर्ड की क्लास से आपको सभी विषयों की पैडागोजी को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता किस में है? कंठस्थ स्मरण को छोड़कर बच्चों में क्या होना चाहिए? क्रिया आधारित अधिगम की ओर बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार है। तो ये बात इन्होंने नहीं की है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि में होती है। तो ये संगीतीय बुद्धि नहीं है। थर्ड में दिया है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। तो ये बात भी इन्होंने नहीं की है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, हर व्यक्ति में अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति में एक से अधिक बुद्धि के स्तर हो सकते हैं। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की की। तो वो भी यही कहते हैं कि बच्चे जब स्वयं से निजी बातें करते हैं तो स्वयं को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि वो गलतियाँ ना कर सके, त्रुटियों में सुधार कर सके। कारण दिया है, निजी बात बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करती है। तो ये कारण भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, और जो आर है वो एक की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है। यहाँ पर दिया है कि जेंडर जो रूढ़िवादिताएं चली आ रही है उनको कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें क्या दिया है, यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन और लड़के फुटबॉल खेलेंगे। तो यहाँ पर इसके प्रभाव को कम नहीं किया जा रहा, उल्टा बढ़ाया जा रहा है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में दिया है, यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करना है। तो केवल लड़कियों को ही अवसर दिए जा रहे हैं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में दिया है, फर्नीचर इधर से उधर रखवाने के लिए केवल लड़कों की सहायता लेना। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है, सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाक कला प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए कहना।
तो यहाँ पर बात हो रही है सभी जेंडरों की, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये जो है जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करने के लिए एक पहल के रूप में देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चों को प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। तो किस विषय के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप देखते ही कट करेंगे। सेकंड में दिया है अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, ये भी यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप कट करेंगे। थर्ड में दिया है विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, बात किसकी हो रही है, समालोचनात्मक चिंतन की हो रही है, जिसमें बच्चा जो है एक्टिव होकर सीखता है। तो इसमें क्या करेगा, वह जानकारियों की पुष्टि के लिए भी अग्रसर रहेगा, उनको जानना चाहेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। 4 में दिया है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आ रही है तो उस पर वह क्या कर रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है, अर्थात एक समस्या के एक से अधिक समाधान वह खोज रहा है, तो ये भी समालोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आएगा। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 4 है ये करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ वाले जो पॉइंट हैं ये करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है, तो बात हो रही है संरचनावादी कक्षा की, अर्थात क्रिएटिव क्लास की बात की जा रही है। तो यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन दिया है, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले जो ऑप्शन है ये रोंग है, इनको आप कट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये रचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पर करवाएगी, इस पर अधिक जोर देगी। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, बात हो रही है किसकी, संरचनावादी कक्षा की। साथ लगातार इस चीज़ का मूल्यांकन किया जाए कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है, तो किसके निष्कासन पर ये बल देती है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भेदभाव। समावेशित कक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को साथ लेकर पढ़ाना, उनको साथ लेकर सिखाना। कोई बच्चा जो है फिजिकल हैंडीकैप है, किसी को कोई समस्या है, इसी तरह के बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ लेकर पढ़ाना, ये समावेशित शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर किसका निष्कासन होगा, भेदभाव का निष्कासन होगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक टीचर को क्या करना चाहिए, समावेशी भाषा का इस्तेमाल उसको करना चाहिए, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा और हमारे बच्चे, इस तरह की भाषा का उसको प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उनको समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। उनमें कोई भेदभाव नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही किसी रूढ़िवादिता का प्रयोग करना चाहिए, और ना ही विद्यार्थियों में क्या करे, कंपटीशन बढ़ाए, उनमें अपेक्षाएं जांचे। तो ये चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, बात किसकी हो रही है, दृष्टिबाधित छात्रों की हो रही है, तो उनके लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग, तो जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए चित्रों का प्रयोग, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप में प्रस्तुत करना, अर्थात बच्चों को जो लिखित सामग्री है उसकी ऑडियो उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल और राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड में दिया है, विद्यार्थियों से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना, तो आप कोई सा भी क्रिया उनके सामने करें, कोई भी एक्टिविटी करें, हाथों का इस्तेमाल करें, तो बच्चे देख नहीं पाएंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है, दिखाए जा रहे वीडियो के उप शीर्षक देना चाहिए, तो शीर्षक का वो क्या करेंगे जब वो वीडियो ही नहीं देख सकते, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सभी प्रकार के लिखित सामग्रियों के स्थान पर उन्हें मौखिक सामग्री दी जा रही है, तो इससे दृष्टिबाधित छात्रों का समावेशन आसानी से हो सकेगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, ध्यान अभाव, बच्चे में ध्यान की कमी है, अति सक्रियशीलता विकार उसके अंदर है, तो ऐसे बच्चों को आप क्या करेंगे, उनके समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, तो उन्हें अधिक रुकावट देनी चाहिए जिससे कि बच्चे ना सीख सके, तो ये चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगी। सेकंड में दिया है, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य देने चाहिए, उनको ऐसे कार्य देने चाहिए जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, करने के लिए बहुत समय चाहिए, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चे में ध्यान नहीं है, ध्यान की कमी है, तो ऐसे में वह बहुत छोटे छोटे कार्य ही कर पाता है। थर्ड में दिया है, विद्यार्थियों को समय प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर बात की जा रही है उनको हेल्प देने की, स्कैफोल्डिंग देने की। 4 में दिया है, गैर लचीली विधि
और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण कराना चाहिए। तो किसकी बात हो रही है? गैर लचीली। तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर होता लचीली तो ये करेक्ट हो जाता। यहाँ पर दिया है इन्होंने गैर लचीली। राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उनमें धीरे धीरे इन आदतों का विकास करना चाहिए। बच्चा जो है समय की महत्ता को जाने, उनको छोटे छोटे ऐसे कार्य देने चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय का प्रबंधन करना चाहिए। संगठनात्मक आदतों का विकास उनमें धीरे धीरे करके करना चाहिए, जिससे बच्चे जो हैं ध्यान लगाना शुरू करें, उनका जो अभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिया है पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। तो ये जो विकार है ये किस क्षेत्र से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है लिखित विषय सामग्री के बोध में। बच्चा जो है लिखी हुई चीज़ों को गलत पढ़ रहा है। बच्चा क्या पढ़ रहा है? यहाँ पर दिया हुआ है वॉज, और बच्चा उसको क्या पढ़ रहा है? बच्चा पढ़ रहा है SAW सा। बच्चा इसको 100 पढ़ रहा है, बोझ दिया हुआ है। बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अर्थात लिखी हुई चीज़ें उसको समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर सबसे सुटेबल और राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लिखित विषय सामग्री के बोध में ये बात की जा रही है। पठन वैकल्य जो होता है ये लिखित विषय क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।